मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे इनकम टैक्स का हेड नंबर 2, दैट इज द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा लेक्चर 1 है और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम कमिंग वीडियो लेक्चर्स में लेक्चर सीरीज में इसको फिनिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है जिसके अंडर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होती है वो हमारा है सेक्शन नंबर 22। यू मस्ट लर्न द सेक्शंस एंड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। अब जो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आती है वो टैक्सेबल कब होगी, जब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन जो है, पहले क्या होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी हम किसे बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी वो होती है जैसे कि कोई बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट टू देयर टू। अगर कोई बिल्डिंग है या उसके साथ कोई लैंड अटैच है, ठीक है, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ आगे लैंड अटैच है, आगे कोई पार्क बना हुआ है, वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी होती है। अगर अकेला लैंड है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करी जाती है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, जो कि अगर हम चाहते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के से जो भी इनकम आ रही है वो टैक्सेबल हो, तो सेकंड कंडीशन इज दैट जो असेसी है वो ओनर होना चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, नॉट इन द असेसमेंट ईयर। दैट मीन्स अगर मान लो जैसे कि अब जो हमारा चल रहा है 2023 चल रहा है, तो 2022 में प्रीवियस ईयर का जो टैक्सेशन है वो अब इस असेसमेंट ईयर में जो है कैलकुलेट होता है, और जो इस असेसमेंट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर में जो है वो कैलकुलेट होता है। दैट इज वाई जो वो असेसी है वो ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, एज इन द प्रीवियस ईयर, नॉट नेसेसरली इन द असेसमेंट ईयर। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी मस्ट बी टैक्सेबल। आई विल लेट यू नो कि एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। By the end of the video, you will come to know that कि how to calculate the annual value. नेक्स्ट है डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर कौन होता है? इसको ये जो चार्जेबल है अंडर द सेक्शन 27, डीम्ड ऑनर वो ऑनर होता है जिसको हम अज्यूम करते हैं वो ऑनर है। एक्चुअल में वो ऑनर हो भी सकता है और एक्चुअल में वो ऑनर नहीं भी हो सकता ऑन पेपर्स पे, ठीक है। तो हम उनको अज्यूम करते हैं कि इसी को ही हम ऑनर मानेंगे और इसी के ऊपर ही जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ स्पाउस और अ माइनर चाइल्ड। मान लो कोई स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है ना, एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं या माइनर चाइल्ड के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, ड्यू टू फैक्ट दैट उनके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी तो टैक्सेस भी लगेंगे। टैक्सेस से टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए वो जो प्रॉपर्टी अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं। इन दैट केस में अगर वो प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन चार्ज करी गई है, तो क्या होगा, जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करी है वो पर्सन ही ओनर माना जाएगा और वो ही पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा, ना कि जिस पर्सन के नेम पर, वेदर इट इज अ स्पाउस, वेदर इट इज अ माइनर चाइल्ड, जिस पर्सन के नेम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करा जाएगा। हम ओनर किसको मानेंगे? जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा है। बिकॉज कोई भी ट्रांजेक्शन अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन करी जाती है ना, तो कंसिडरेशन के बिना उसने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इन दैट केस हम ओनर उसी को ही मानेंगे जिसने ट्रांसफर करी है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी की फर्म है, उसने अपने मेंबर को प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी है अंडर द हाउसिंग स्कीम, तो इन दैट केस वो मेंबर को ही हम ओनर मानेंगे उस प्रॉपर्टी का और उससे ही जो है वो टैक्स चार्ज करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ HUF। HUF एज यू नो, HUF क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकी प्रॉपर्टीज जो है डिवाइडेड नहीं होती हैं। इनका जो करता है वो मेन मेंबर होता है और करता ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है और बिजनेस की है ना देखभाल करता है, टेक केयर करता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आ रही है वो किसको चार्जेबल होगी? कर्ता, बिकॉज कर्ता इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस। एंड इस केस में जो करता है उसकी जो इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से वो टैक्सेबल होगी। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लो दो प्रॉपर्टीज को लेकर झगड़ा है, ए और बी में झगड़ा है प्रॉपर्टीज को लेकर, इन दैट केस में मान लो ए बोल रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी बोल रहा है मेरी प्रॉपर्टी है ना, इनके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स है उनमें, तो इन दैट केस हम ये चेक करेंगे उसका पोजेशन किसके पास है, ठीक है, पोजेशन ऑफ बिल्डिंग किसके पास है, प्रॉपर्टी किसके पास है। जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा उसी पर्सन को ओनर माना जाएगा और उसी पर्सन के इनकम के ऊपर जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है उसको वो चार्ज करी जाएगी।
एंड इसके रिगार्डिंग कुछ अदर पॉइंट्स हैं दैट यू मस्ट नोट डाउन। एंड सबसे पहले फैक्ट, अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं, हम बिल्डिंग बोलते हैं ना कि बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है हमारी, तो बिल्डिंग में क्या क्या आता है, बिल्डिंग में हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी आ जाती है जिसमें हम रहते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स भी आती हैं और ऑफिस शॉप्स भी आती हैं। अगर रेंट है, कोई खाली पड़ा हुआ आपका लैंड पड़ा हुआ है, इससे अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है, पहली बात तो लैंड से जो रेंट होता है, सॉरी, लैंड जो है वेकेंट लैंड है ना, वो चार्जेबल नहीं होता है अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। हम क्या बोलते हैं, सिर्फ बिल्डिंग या बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच है वही हम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, अकेला लैंड नहीं कंसिडर करते। सो अगर लैंड से कोई रेंट आ रहा है, वो हम कौन से हेड के अंदर शो करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर। मान लो कोई एसएससी है, उसकी इनकम आ रही है, उसका लेटिंग आउट का बिजनेस, उसका काम ही है अब प्रॉपर्टीज को किराए पर देना, किराए पर देना उसका वो बिजनेस है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे रहा है, उसको वो इसी बिजनेस में ही डील करता है। होता है ना कई लोगों का बिजनेस की वो प्रॉपर्टी ही खरीद बेच कर ऐसे लेटिंग आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो इससे जो भी इनकम होती है वो पीजीबीपी के अंडर शो होती है, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। ये आपका एक सेपरेट चैप्टर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी आपका सेपरेट चैप्टर, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी इनकम कहाँ कहाँ पे शो होंगी। उसके बाद अगर सबलेट रिसिप्ट है, सबलेट रिसिप्ट क्या होती है, मान लो ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है बी को दी, लेट आउट पर दी, अपने रेंट पे दे दी, है ना। ए ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसने बी को लेट आउट, तो बी ने आगे क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया, किसको, सी को। तो क्या है, ए ने तो रेंट चार्ज करा बी से, ए ओनर है उस प्रॉपर्टी का। अब जो बी सी से आगे, बी ने सी को आगे सबलेट करी है, तो बी को जो आगे रेंट आ रहा है सी से, बी तो ओनर नहीं है। हमने बोला कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तब चार्जेबल होगी जब वो पर्सन ओनर होगा। ओनर कौन है, ओनर तो ए है, तो ए की इनकम अंडर द हाउस, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होगी। जो बी सी से रेंट ले रहा है वो हमारी इनकम नहीं है, ठीक है। इन दैट केस वो इनकम कहाँ शो होगी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में शो होगी। अब हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई बिल्डिंग है जिसको आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं टैक्सेबल होगी। वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। अगर हाउस प्रॉपर्टी लीज होल्ड लैंड के ऊपर बनी हुई है आपकी, तो उससे जो भी आपका इनकम आ रही है वो एचपी के अंदर, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही चार्ज होगी। उसके बाद कुछ ऐसा पॉइंट, मान लो कंपोजिट रेंट है। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है कि आप जो रेंट ले रहे हो वो बिल्डिंग और अदर सर्विसेज का भी ले रहे हो। जैसे कि हमारे पास पीजी सर्विसेज होती है ना, जब भी आप जाते हो, जब भी आप जाते हो, मान लो कि आपको रूम भी मिल गया साथ में, और अब वो बोलते हैं कि हम आपको खाना वगैरह फूड सर्विसेज भी हम आपको साथ में ही देंगे। अब इस केस में कंपोजिट रेंट है, बिल्डिंग का भी और उस रेंट में हमने अदर सर्विसेज का भी जो है ऐड करी हुई है अमाउंट, है ना। तो इन केस में अगर तो अपॉर्शनमेंट पॉसिबल है, तो हम अपॉर्शन कर देंगे कि इतना एचपी का है और इतना पीजीबीपी का है। जो अदर सर्विसेज का रेंट, जो हमने रेंट में पैसे मान लो 5,000 है, जिसमें से 4,000 हमारा एक्चुअल बिल्डिंग में रहने का रेंट है और 1,000 रुपया हमारा जो है वो हमारा खाने पीने का है ना, वो रेंट में इंक्लूड है, तो टोटल 5,000 हो गया। पीजी में ऐसे ही करती है जनरली लोग, है ना। तो हम एचपी का जितना है वो एचपी में डाल देंगे और पीजीबीपी का जितना है वो अपॉर्शन कर देंगे। बट अबाउट अगर जो हमारा है अपॉर्शनमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द मेन इंटेंशन ऑफ द असेसी, कि वो उसने उसको लेट आउट करा है या उसने उसको बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर लेट आउट के बेसिस पे है तो एचपी के अंडर इनकम चार्ज होगी, अगर बिजनेस एक्टिविटी के लिए है तो वो पीजीबीपी के अंडर इनकम चार्ज होगी। उसके बाद है रेंट रिसीव फॉर बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स। कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग के साथ साथ हमें उसके एसेट्स भी मिल जाते हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑडिटोरियम के केस में ऐसा होता है। मान लो अगर तो उनकी सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल है, दो कंडीशंस इसमें आती है, या तो हम उसको सेपरेट लेट आउट कर सकते हैं, एसेट्स को सेपरेट और बिल्डिंग को सेपरेट। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, हम सेपरेट लेट आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले कंडीशन है कि हम सेपरेट लेट आउट नहीं कर सकते, वो किस केस में है, ऑडिटोरियम। जैसे ऑडिटोरियम होते हैं ना, ऑडिटोरियम में क्या है, वो बिल्डिंग की स्पेस है और वहां पे जो चेयर्स है वो अटैच होती है। अब चेयर्स उखाड़ के थोड़ी ना वो एसेट्स को सेपरेट सेल कर देंगे हम, नहीं ना, वो उसके साथ अटैच्ड होती है, वहां पे फिक्स होती है वो चेयर्स। अब क्या है, इसमें पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, तो पीजीबीपी एंड अदर सोर्स में जो है इसकी इनकम जो है वो चार्ज होगी। अगर तो वो सेपरेट, अब इस केस में आप बोलोगे कि
बिल्डिंग से हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो हो ही जाए, हम पीजीबीपी एंड अदर सोर्स पे हम करेंगे, क्योंकि हम उसको अपोर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितना हमारी बिल्डिंग के लिए है और कितना हमारे अदर एसेट्स के लिए है। सो दैट इज वाई हम उसको पीजीबीपी एंड अदर सोर्स में जो है वो चार्ज करेंगे। अगर सेपरेट लेटिंग आउट इज पॉसिबल, कि हम पोर्शन कर पा रहे हैं कि इतना बिल्डिंग का है और इतना बिल्डिंग का हमारा रेंट है और इतना हमारी अदर एसेट्स का है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को रूम रेंट पे दिया, उसकी डिमांड पर हमने उसको एसी भी वहां पे इंस्टॉल करके दे दिया, फुल फैसिलिटीज के साथ दे दिया। हमें पता है कि इतना हमारा एसी का है, इतना एक्सपेंसिव है और इतने हमारे जो है वो रूम के चार्ज है वो, बट वो रेंट में ही इंक्लूड है, बट हमें तो पता है कि उसकी अपॉर्चमेंट हो सकती है, सेपरेट लेटिंग आउट हो सकती है। ठीक है, तो जितना रूम से रेंट है एचपी के अंडर एंड अदर सोर्सेज के अंडर। एंड आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले जो है हाउस प्रॉपर्टी को आप दो पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको लेट आउट कर सकते हो। लेट आउट आपने उसको रेंट पे दिया है और रेंट पे देने से जो भी आपको इनकम रिसीव हो रही है वो आपकी सारी की सारी इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अगर हम बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड की, सेल्फ ऑक्यूपाइड वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने अपने यूज के लिए रखा है। हम अपने यूज के लिए, चाहे हम उसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रख रहे हैं, चाहे हम उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए रख रहे हैं। अगर हम उसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अपने रहने के लिए रख रहे हैं, मेरे पास 5 6 10 प्रॉपर्टीज है, 10 सिटीज में मेरे पास प्रॉपर्टीज है, इन दैट केस में दो प्रॉपर्टीज जो मेरी होती हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं टैक्स के। ठीक है, लॉ ये कहता है कि रेजिडेंशियल अगर मेरे पास दो हाउसेज हैं तो उसके ऊपर वो कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। अगर मेरे पास दो प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, मैंने मान लो मेरे पास मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद है ना, लुधियाना, पटियाला है ना, इतने सारे स्टेट्स में मेरे पास अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी है, 5 6 10 प्रॉपर्टीज हैं। अप टू दो प्रॉपर्टीज तक तो मेरे को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मैं एग्जम्प्टेड रहूंगी। जो रिमेनिंग मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज रह गई हैं, हम उसको ये मान लेंगे कि हम वो डीम टू बी लेट आउट है, चाहे मैंने उनको लेट आउट में रखा हुआ है, चाहे मैंने उनको लेट आउट नहीं करा हुआ है। तो लॉ के अकॉर्डिंगली वो डीम टू बी लेट आउट है और उसके ऊपर ऑब्वियसली लेट आउट अगर टैक्सेबल है तो डीम टू लेट आउट भी क्या है, टैक्सेबल है, और बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी टैक्स लगेगा। 10 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से दो मेरी एग्जम्प्ट होंगी और 8 बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मैंने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रखी हो, और उनके ऊपर जो है टैक्स चार्ज होगा। सेकंड, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं उसको अपने बिजनेस के लिए, मेरे पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जहाँ पे मैं अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वहां पे कंडक्ट कर रही हूँ। पहले तो देख लो 2 इयर्स के लिए वो नॉट टैक्सेबल रहेगा। 2 इयर्स कब से कब तक होंगे, उस फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन इज इशूड, जब वो हमारा घर बनने का जब हमारा घर बन जाता है ना तो सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन हमें इशू होता है। उससे 2 साल तक तो मेरे को वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मान लो कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं ना जो हाउस बनाते हैं फिर उसको सेल कर देते हैं, है ना, पर कई बार क्या होता है वो सेल नहीं हो पाता जो हाउस बना के उन्होंने रखा है ना, तो क्या होता है 2 साल तक तो वो एग्जम्पशन है कि टैक्स नहीं लगेगा। बट आफ्टर दैट जो है हम उसको क्या कंसिडर कर लेंगे, डीम टू बी लेट आउट कंसिडर कर लेंगे और उसके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। ये जो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू का टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे जो है आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो वो सॉल्व होंगे। सबसे पहले अब आपको पता लग गया सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, रेजिडेंशियल क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए क्या होता है और लेट आउट के लिए क्या होता है ना, और कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होगी। सबसे पहले अगर मान लो आपका पूरा का पूरा जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है प्रीवियस ईयर में आपका, क्योंकि आपको पता है ना प्रीवियस ईयर जो है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स जो है वो चार्ज होता है। अगर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है प्रीवियस ईयर में, ऑब्वियसली उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील कंसिडर होगी। और हमने पहले भी डिस्कस करा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जम्प्टेड होती है फ्रॉम द टैक्स। अगर हम बात करें अदर केसेस में बहुत सारे केसेस है हमारे पास। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द बेसिक टर्म्स बिफोर दैट। सबसे पहले क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट होता है जिसको हम रिजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम ये प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे हमें इतना रेंट मिल जाएगा ईयर टू ईयर बेसिस पे। उसके बाद हमारे पास आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है कि मान लो उसी लोकेलिटी में आपके जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी है और उसने उस पर्सन ने कितने रेंट पे वो दी हुई है, तो हम भी ये एज्यूम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी भी सेम लोकेलिटी में ही है और ऐसी ही प्रॉपर्टी है और हमारी भी इतने ही अमाउंट पे जो है वो प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाएगी, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं फेयर रेंट। और फेयर रेंट को भी हम बोलते हैं रीजनेबल सा रेंट, कि इस रेंट पे जो है हम अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद होती है म्यूनिसिपल रेंट। म्यूनिसिपल रेंट और ये वो वैल्यू होती है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करती है, जैसे हम टैक्सेस भी पे करते हैं ना, तो वो हमारी जो वैल्यू है हाउस की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है म्यूनिसिपल अथॉरिटी।
उसके बेसिस पे हम टैक्सेस पे करते हैं, है ना। सो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू वो रेंटल वैल्यू है जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करती है। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट वो हम जो रेंट है वो डिसाइड करा जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंगली। अब एनुअल वैल्यू को कंप्यूट कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने बताना है कि हम जो है एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमें फेयर रेंटल वैल्यू दी होती है और जो भी हमारी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू होती है ना, इसमें से दोनों में से जो भी हायर होता है और जो हायर अमाउंट आती है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। पहले एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर, हायर को हम किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लोअर वो हम लेते हैं और लोअर की जो अमाउंट होती है उसे हम बोलते हैं ईआरवी, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। पता लग गया, सिंपल है, हायर और लोअर। एफआरवी और एमआरवी विच एवर इज हायर, हायर को हमने किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, विच एवर इज लोअर, और जो वो लोअर आएगी वो हमारी होती है ERV, दैट इज द एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। अब एंड में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल रेंट होता है। हम ERV जो हमारी निकलती है, एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है, हम इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। वैसे तो एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा होता है तो हमने क्या करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू जो हमारी होती है, ये एनुअल वैल्यू होती है, वो हमारी एक्चुअल रेंट ही होती है। जनरली हमारे पास जो एक सीक्वेंस होती है दैट इज द FRV और MRV विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर दैट इज द ERV। ERV को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और विच एवर इज हायर वेदर इट इज ERV वेदर इट इज एक्चुअल रेंट, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करा, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। अगर एक्चुअल रेंट को हमने एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करा, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है वही हमारी क्या होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात यही आती है कि ये जो है एक्सपेक्टेड रेंट हमारा एक्चुअल रेंट से ज्यादा हुआ कैसे। इट इज ड्यू टू द वैकेंसी फॉर द होल और पार्ट ऑफ द ईयर। इफ यस तो हमारी GAV इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, और इफ नो एंड GAV इज इक्वल टू ERV। ये जो कंडीशन है इसका एक सेपरेट प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक्स क्लियर करो। इसको मैं अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो क्लियर करती हूँ। अब जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट द ARV। उन्होंने बोला है कि आप जो है एनुअल रेंटल वैल्यू निकालो, GAV हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं या एनुअल रेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्या है, 60,000 MRV है और FREV है 66,000। दो केसेस दिए हैं, एक केसेस में एक्चुअल रेंट 72,000 है, एक केस में 63,000 है। स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स्ड दैट इज 69,000 पर एनम। सबसे पहले फर्स्ट केस, MRV और FRV विच एवर इज हायर, हायर क्या है 66,000। अब हायर को हमने किससे कंपेयर करना होता है, स्टैंडर्ड रेंट से। 66,000 और 69,000 विच एवर इज लोअर, लोअर हमारी क्या होती है ERV, ERV कितनी आ गई 66,000। देन ERV को हम किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। तो थ्री कंडीशंस आर देयर, फर्स्ट हमने हायर देखना है, फिर लोअर, देन फिर हायर। ठीक है, तो इसमें हायर क्या हमारी आ गई 72,000, ये आपकी क्या कंसिडर होगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस में MRV और FRV, ये आप तो बिल्कुल आपके ना एकदम माइंड में आ जाएगा ये। दिस चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर। MRV और FRV विच एवर इज हायर, हायर क्या है हमारी 66,000। हायर को हमने किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है हमारी 66,000। जो लोअर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ERV बोलते हैं। अब ERV को किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट से। ऑब्वियसली विच एवर इज हायर, हायर क्या है अब इस केस में हमारी 66,000 है ना। तो अब क्या है हमारे पास, ERV जो है अब हमारे पास ज्यादा है AR से, देन ERV वो हमारी होती है JV। यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने लिख दिया, यहाँ पे आना है 66,000 बिकॉज 66,000 इज ग्रेटर देन द 63,000, 66,000 इज ग्रेटर देन द 63,000, दैट इज व्हाई 66,000 इज आर GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। अभी ये मैंने आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम जैसे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डिडक्ट होगा, देन जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अभी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स हैं आपके चैप्टर के।
अभी पहले आप इनको प्रॉपरली जो है रिवाइज करो, प्रॉपरली गो थ्रू करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपने नोटबुक पे नोट डाउन करो, देन वी विल गो टुवर्ड्स द फुल फ्लेज चैप्टर। जैसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आपको पार्ट्स आते रहेंगे जिसमें आप इनकम टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जो है वो फुल फ्लेज कवर कर दोगे। टिल देन थैंक यू फ्रॉम माय साइड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।